Hello everyone, welcome to the Layman Way, where we are completing fundamentals of physical geography. And this lecture is a part of my 2 months geography course program to help you one step closer to your goal. And guys, this program is all free, so don't forget to smash that like button, subscribe, and also turn on the notifications. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you are following this program, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. ये दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और आज हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर डेप्लीशन। तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ओजोन लेयर डेप्लीट हो रही है ना। तो आज हम देख लेते हैं कि भाई ये डेप्लीट होती कैसे है, हो कैसे रही है आखिर ये डेप्लीट, है ना। तो सबसे पहले ये समझने के लिए कि ओजोन लेयर डेप्लीट कैसे होती है, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ओजोन लेयर बनती कैसे है ना। तो ओजोन लेयर कैसे बनती है कि सन की रे, अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रहता है हमारे, है ना, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रहता है अपना, ठीक है। तो सनरेज क्या करती हैं, सनरेज इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पे जब पड़ती हैं तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो डिवाइड हो जाता है, मतलब स्प्लिट हो जाता है दो ऑक्सीजन के आयंस में, ठीक है। अब फिर ये दो ऑक्सीजन के आयंस में जब स्प्लिट होता है तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, बट एटमॉस्फेयर में तो अभी भी ऑक्सीजन ही है ना। तो क्या करता है ये ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन का आयन बना होता है ये इतना रिएक्टिव होता है कि ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से वापस कंबाइन कर जाता है। और जब ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन करता है तो ये क्या बना देता है, ओजोन, O3 जिसको बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओजोन, राइट। तो ये अपना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2, ये स्प्लिट हो गया ड्यू टू सनलाइट O में, और ये फिर O जो है वो O2 से रिएक्ट कर गया, ऑक्सीजन से ही रिएक्ट कर गया, एंड उसने क्या बना दिया, उसने बना दिया ओजोन, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। अब ओजोन लेयर डिप्लीट कैसे हो सकती है, आप बताओ मेरे को कि ओजोन लेयर डिप्लीट कैसे हो सकती है कि ये जब नया मॉलिक्यूल ओजोन का बन ही ना पाए, है ना। ओजोन तभी बनेगी जब ये नया मॉलिक्यूल बन ही ना पाए। तो हम क्या करते हैं, अब हमें इसको बनने नहीं देना है, तो हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन, ये जो O का आयन है इसको हटा देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो स्टेबल है, ये हटेगा नहीं। तो मैं क्या करूँगा, ये ऑक्सीजन का आयन है इसको मैं हटा दूंगा। इसको मैं कैसे हटा सकता हूँ, किसी और कंपाउंड से रिएक्ट करा के, राइट, किसी और कंपाउंड से रिएक्ट करा के मैं इसको हटा दूंगा, तो ये O जो है वो O2 से जुड़ नहीं पाएगा और ऑक्सीजन बन नहीं पाएगा, है ना। तो यही होता है एग्जैक्टली डिप्लीशन में। डिप्लीशन में क्या होता है, जो हम सी एफ सीज़ एमिट करते हैं, ठीक है, जो भी हम ये सी एफ सीज़ वगैरह एमिट करते हैं ना, जो रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग से आते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें क्लोरीन का मॉलिक्यूल होता है। ये देखो, ये है सी एफ सी, ठीक है, सी, एफ और 3 क्लोरीन के मॉलिक्यूल। तो क्या होता है जब ये सी एफ सी ऊपर जाता है, जब सी एफ सी एटमॉस्फेयर में जाता है और इस पर सनलाइट पड़ती है, ठीक है, इस पर जब सनलाइट पड़ती है तो ये क्या करता है, ये इसको ब्रेक डाउन कर देता है सी एफ सी के मॉलिक्यूल को, और उसमें से क्लोरीन को कर देता है रिलीज़। क्लोरीन भी एक आयन है ना। तो क्या होता है कि क्लोरीन भी बहुत रिएक्टिव होता है ना। तो क्लोरीन क्या करता है, इस ओजोन के मॉलिक्यूल को अटैक करता है और इसमें से ऑक्सीजन को निकाल लेता है, और इसको, मतलब इसमें से O के मॉलिक्यूल को निकाल लेता है और ऑक्सीजन को अलग छोड़ देता है, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरा क्या है, ये जो ऑक्सीजन का आयन बना होता है ना, इससे भी रिएक्ट कर जाता है क्लोरीन, ठीक है। तो एक तो भाई इसने खुद से भी अटैक कर दिया, दूसरा जो बन रहा था, जो ऑक्सीजन ओजोन बन रहा था, उसको भी ये बनने नहीं देता है, समझ रहे हो, उसको भी ये बनने नहीं देता है। तो एक जगह तो डेप्लीशन हो ही रहा है और ऊपर से नया ओजोन बन भी नहीं रहा है, समझ रहे हो। तो इस वजह से क्या होता है कि ओजोन पूरा डेप्लीट हो जाता है, करेक्ट। अब इसमें क्या होता है, अब एक और चीज़ है, ये क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है ना, ये बस एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है। मतलब कि क्लोरीन ओजोन को तोड़ता है, सी एल ओ बनता है, मतलब ये ऑक्सीजन को इसमें से हटा देता है कुल मिला के, ठीक है। ओजोन में से ऑक्सीजन को हटा देता है, ओजोन को ब्रेक डाउन कर देता है। फिर क्या करता है, ये जो सी एल ओ बनता है, फिर क्या करता है, फिर ये ऑक्सीजन का एटम जो ये वाला है ना, ये वाला एटम था, ये जाके इससे जुड़ जाता है और फिर ये ऑक्सीजन बना देता है और सी एल जो है फिर से रिलीज़ हो जाता है वापस। तो समझ रहे हो क्या बात है कि क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन कंज्यूम नहीं हो रहा रिएक्शन में, ये वापस रिलीज़ हो गया, जो यहाँ पे आया था ये वापस इधर रिलीज़ हो गया। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि सॉरी, ओजोन डिप्लीशन गैस है, क्योंकि इसमें जो क्लोरीन एटम होता है वो कंज्यूम नहीं होता है, वो बार बार ओजोन को जाके तोड़ता रहता है और बार बार उसको तोड़ के ना ये ऑक्सीजन बनाता रहता है।
तो इस वजह से ये इट इज़ अ ग्रेव कंसर्न अभी आज के सिनेरियो में। तो क्या बोल रहा है, ओजोन पहली बात हमको पता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, ठीक है, जहाँ पे यूवी रेज जो हैं वो ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करती है। हमने देख ही लिया कि ये ऑक्सीजन है, इसको ये ओजोन में कैसे कन्वर्ट करती है, पहले ओ में तोड़ती है, फिर ओ ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो O3 बन जाता है जो कि हमारा ओजोन है, करेक्ट। एंड हैंस कंज्यूम हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। अच्छा, ये जो यूवी रेडिएशंस आती हैं, जो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस आती हैं, ये सारी इसी में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, समझ रहे हो। तो जो अर्थ पे हमारे पास आती है ना, वो थोड़ी लाइटर होती हैं, UVA और UVC रहती हैं। जो UVB रहती है ना, वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए हम अगर ये भी आने लगी, ये भी पेनिट्रेट करने लगी, तो क्या होगा, स्किन कैंसर वगैरह ये सब इसी से ही होता है। तो जब ओजोन का डिप्लीशन होगा तो क्या होगा, ये वाली रेज आने लगेंगी नीचे, क्योंकि ओजोन तो डिप्लीट हो रही है ना। तो लार्ज डिप्लीशन ऑफ ओजोन अकर्स ओवर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में होता है ये सबसे ज़्यादा। वहाँ पे इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स रहते हैं। वो क्लाउड्स क्या करते हैं, वो ठंडियों में बनते हैं। वो क्लाउड्स क्या करते हैं कि क्लोरीन को, ये जो क्लोरीन है ना, इसको एक सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देते हैं रिएक्शन के लिए, समझ रहे हो। तो ये रिएक्शन एग्रीवेट हो जाता है, ये वाला चीज़ जो है वो एग्रीवेट हो जाता है और ज़्यादा जल्दी डिप्लीट होता है वो। इसीलिए जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं, दे रिजल्ट इन डिप्लीशन ऑफ ओजोन, क्योंकि वो क्लोरीन को एक सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ पे रिएक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन कंसनट्रेशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड ओजोन होल। अब देखो, ये हो नाम ज़रूर इसका होल है, बट ये एक्चुअली में होल नहीं है। होल होता तो भाई सत्यानाश हो जाता प्लैनेट का, समझ रहे हो। होल नहीं है ये बेसिकली क्या है कि जो थिकनेस होता है ओजोन का, मान लो इतना थिकनेस है, तो कहीं पे ये थिकनेस जो है वो बहुत कम हो गया है। मान लो ये थिकनेस ऐसे हो गया कहीं पे थोड़ा सा, ठीक है, कम हो गया है। तो इस ये जो कम हुआ है ना, इसको ये लोग बोल देते हैं ओजोन होल। मतलब ओजोन का थिकनेस कम हुआ है, ओजोन में होल एक्चुअली में नहीं हुआ है, ठीक है। ओजोन में एक्चुअली में होल नहीं हुआ है। तो इस टाइप से इसका ये डिप्लीशन होता है। तो कोयोटो प्रोटोकॉल जो है, वहाँ पे क्या हमने किया था, कोयोटो प्रोटोकॉल ने ये प्रण लिया था कि भाई हम जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो हैं उसको हम एलिमिनेट करेंगे। तो 35 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ थी जिन्होंने एमिशन जो है इन CFCs का वो रिड्यूस करने की प्लेज ली थी कि भाई हम 5% से कम अब जो है वो एमिट करेंगे 1990 के कंपैरिजन में। 1990 को रेफरेंस दिया गया था। 1990 के कंपैरिजन में वो 5% कम जो है वो एमिट करेंगे। ये 35 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ ने प्लेज लिया था क्योटो प्रोटोकॉल में, ठीक है। तो अगर ये आ जाए कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो क्या बोलोगे, क्योटो प्रोटोकॉल इज़ रिलेटेड टू ओजोन लेयर के जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने वाले जो सब्सटेंसेज हैं उसको फेज आउट करने के लिए आया था। क्या आया था, क्योटो प्रोटोकॉल। ये हम इन्वायरमेंट के लेक्चर में और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम एक्ट्स एंड पॉलिसीज़ पढ़ेंगे। तो हम वहाँ पे हर एक प्रोटोकॉल को डिस्कस करेंगे। कोयोटो है, फिर मॉन्ट्रियल है ना, वेना कन्वेंशन है, तो ये सब को हम डिस्कस करेंगे। तब वहाँ पे अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। अभी बस ये कोयोटो प्रोटोकॉल जान लो कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो अच्छा, अब ये क्या होता है कि जो रिएक्शन होता है ना, दिस रिएक्शन हैपेंस इन डे एंड इन नाइट अगेन ओजोन ब्रेक्स डाउन इनटू ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या होता है, दिन में जो है दिन में ये बनता है और रात में मतलब क्या होता है इस रिएक्शन में कि दिन में तो ये इसको ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। ये इसको ब्रेक डाउन कर देता है दिन में। द रिएक्शन हैपेंस इन द डे एंड इन नाइट अगेन ओजोन ब्रेक्स डाउन इनटू ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या होता है कि दिन में तो सनलाइट जब आती है तो ये वाला रिएक्शन हो जाता है, ओजोन हमारा बन जाता है, ठीक है। फिर रात में क्या होता है, रात में फिर से ये ओजोन जो है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो दिन में ओजोन बन रहा है, रात में डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। इस टाइप से रहता है। अब जब ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है ना, कि दिन में बन रहा है, सनलाइट की वजह से बन रहा है, जब सनलाइट चली जाती है तो फिर से ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये जब बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो आता है ओजोन लेयर में डिप्लीशन, ठीक है। और इसको डिप्लीट करने वाला कौन है, इसको डिप्लीट करने वाला ये क्लोरीन के एटम्स हैं, ठीक है। CFCs वगैरह जो रहते हैं ना, ये इसको डिप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से होता है ये, ठीक है। अब दूसरा हम पढ़ते हैं, हम आगे पढ़ते हैं, आगे है वाटर पढ़ते हैं। इसमें तो क्या ही पढ़ना है वाटर में। एक ये है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये तो आप शायद थर्ड से पढ़ते आ रहे होगे कि पानी का मूवमेंट जो होता है वो कैसे होता है। यहाँ से ये वेपोरेट होता है, फिर क्लाउड्स बनते हैं, फिर प्रेसिपिटेशन होता है, फिर रिवर जनरेट होती हैं तो रन ऑफ करके वापस ये ओशन में आ जाती हैं, है ना। तो इस टाइप से वाटर पूरे हमारे प्लानट में मूव करता है।
उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसमें जो हमारा वाटर है वो डिफरेंट फेजेस में ट्रैवल करता है। पहले ये लिक्विड होता है, फिर वेपर जाता है, फिर कभी कभार हेल स्टोन गिरते हैं तो आइस में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो सॉलिड तीनों फेज में बेसिकली वाटर का जो मूवमेंट होता है अराउंड द प्लानट, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जब जो प्लांट्स है ना, जब प्लांट्स की लीफ जो है वो वाटर लूज़ कर देती हैं, जब प्लांट से वाटर इवेपोरेट होता है ऊपर एयर में, तो उसको हम बोल देते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन कहाँ से आया है? रेस्पिरेशन से आया है ये। रेस्पिरेशन जब प्लांट ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, मतलब रेस्पिरेशन तो जानते ही हो ना क्या होता है। तो जब वैसा प्रोसेस होता है प्लांट में, तो वाटर जो है वो कुछ कुछ इवेपोरेट होता है उसकी लीफ से। जब वो स्टोमेटा खुलता है ना, जब स्टोमेटा खुलता है तो जो वाटर होता है अंदर उसके वो इवेपोरेट करता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू अ प्लांट एंड इट्स इवेपोरेशन फ्रॉम द एरियल पार्ट सच एज लीव, स्टेम्स एंड फ्लावर्स। तो लीव, स्टेम्स एंड फ्लावर्स से जब वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। करेक्ट। अब ये एक टेबल है, एनसीईआरटी में दिया है, इसको पढ़ सकते हो आप। वाटर स्टोरेज इन ओशियंस में क्या क्या प्रोसेस होता है, एवेपोरेशन, वेपो ट्रांसपोरेशन, सब्लिमेशन, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है ना। तो यही सब पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का पार्ट है ये, ठीक है। इसको एक बार देख लेना, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। फिर आ जाते हैं हम रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर पे। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर, जिसमें याद है मैंने बताया था आपको ये नीचे ये सी माउंट्स होते हैं, फिर ये फ्लैट हो जाते हैं ऊपर से, तो उसको गुयोट्स बोल देते हैं। ये मिड ओशन रिज है जहाँ से सी फ्लोर स्प्रेड होता है ऐसे करके, इसीलिए ये वाला पार्ट यंग रहता है, ये वाला पार्ट जो कॉन्टिनेंट वाला है पार्ट वो ओल्ड रहता है। ये ट्रेंचेस रहते हैं जहाँ पे जाके ये प्लेट जाके गिरती है, फिर ये वापस आके एज अ वॉल्केनो ऊपर इरप्ट होती है। तो ये सब हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, है ना। ये एक रिवीजन टाइप का ही चीज़ है। जो सबसे नीचे वाला प्लेन होता है उसको हम बोलते हैं एबिसल प्लेन। एबिसल प्लेन मतलब जहाँ पे सनलाइट नहीं आती है। और सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो सबसे शैलोएस्ट पार्ट होता है, जिसका विड्थ होता है अराउंड 80 किलोमीटर्स, ठीक है। फिर उसके बाद एक स्टीप स्लोप आ जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। उसके नीचे आओगे तो एक कॉन्टिनेंटल राइज होता है, जो कॉन्टिनेंटल राइज सी जो ओशन बेड होता है वहाँ से जो कॉन्टिनेंट राइज करता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। फिर उसके ऊपर आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप और फिर एंड में क्या आता है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। फिर इसके ओशन के जो फ्लोर है वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पे भाई? एक तो ये छोटे छोटे माउंटेन्स होते हैं, है ना, जिसको हम सी माउंट्स बोलते थे। अब यही माउंटेन अगर ऊपर से फ्लैट होते थे तो उसको हम गोयोट्स बोलते थे। क्या बोलते थे? गोयोट्स। और यही नीचे से अगर सी फ्लोर से ऊपर उठे हुए वॉल्केनो भी होते हैं कुछ कुछ, जिनका हाइट माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है ना, वो होते हैं अपने वॉल्केनोस, ठीक है। और कोरल रीफ्स भी कभी कभार मिलते हैं क्योंकि बहुत न्यूट्रिएंट रिच होते हैं ना ये। तो इस वजह से यहाँ पे आपको कोरल रीफ्स भी मिल जाएंगे इन वॉल्केनिक आइलैंड्स के अक्रॉस, ठीक है, अराउंड मतलब, ठीक है। तो ये है। डेप्थ वेरीज अराउंड 30 to 600 मीटर्स, कवर्ड विद सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय रिवर्स, ग्लेशियर्स, मैसिव सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स रिसीव्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम बाय द कॉन्टिनेंटल शेल्स बिकम द सोर्स ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं हमारे, जो प्लांट्स या एनिमल्स मर जाते हैं, है ना, तो उनका स्केलेटन यहाँ नीचे आ जाता है, राइट। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर जब उनके ऊपर प्रेशर आता है तो उनमें से कुछ ऑयल एंड गैस रिलीज़ होता है। उसी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पे जो ऑयल कंपनीज़ हैं हमारी, वो इसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करती हैं। इन्हीं फॉसिल्स में तो अपना क्रूड ऑयल पेट्रोलियम यहीं से तो आता है ना। तो ONGC वगैरह, है ना, ये सब यही करती हैं कि भाई डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस होता है इनका कि जो ऑयल है उसको एक्सट्रैक्ट करती हैं नीचे से, देखती हैं कहाँ पे मिल सकता है कहाँ पे नहीं मिल सकता है ना। तो वो जो मिलता है ऑयल वो कहाँ से आता है? वो उसका सोर्स क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हमारा, राइट। फिर आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप अगर हम देखेंगे, इसका डेप्थ अगर हम देखेंगे तो 200 to 3000 मीटर्स तक रहता है। 200 to 3000 मीटर्स तक रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कैनियंस मिलेंगे, ट्रेंचेस मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब रहता है इसमें। उसके बाद एक आता है डीप सी प्लेन, जो 3000 to 6000 मीटर्स तक नीचे डेप्थ में रहता है, ठीक है। दीज आर जेंटली स्लोपिंग एरियाज ऑफ द ओशन फ्लोर्स, फ्लैटेस्ट एंड द स्मूदेस्ट रीजन्स। ये जो होते हैं ये इसकी बात कर रहा है, ये फ्लैटेस्ट एंड द स्मूदेस्ट रीजन्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है ओशनिक डीप्स और ट्रेंचेस। दीज आर द डीपेस्ट पार्ट्स, स्टीप साइडेड नैरो बेसिन 3 to 5 किलोमीटर डीप। अब ट्रेंच क्या होता है? ट्रेंच एक गड्ढा होता है, ठीक है, एक गड्ढा, खाई टाइप की। तो ये जो खाई होती है, ये मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिनेंट जब एंड होता है, कॉन्टिनेंट जब एंड होता है तभी मिलती है। और इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जब स्प्रेड कर रहा होता है
तो ये प्लेट इससे टकराता है और इससे टकराने के बाद ये एक गड्ढे में घुस जाता है, इसीलिए जो ट्रेंच होता है वो कॉन्टिनेंट के पास होता है। तो सबसे ज़्यादा डेप्थ अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे ज़्यादा डेप्थ ओशन में कहाँ होता है, तो वो कॉन्टिनेंट के पास ही होता है ये ट्रेंच में, ठीक है। ऐसा मत समझ लेना कि ओशन के बीच में होता है सबसे ज़्यादा। मेरे को भी बचपन में लगता था ऐसे ओशन सबसे बीच में सबसे गहरा होता है, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओशन जो सबसे गहरा होता है वो उसकी बाउंड्री पे होता है, ओशियन और कॉन्टिनेंट की बाउंड्री पे होता है सबसे गहरा, जिसको बोलते हैं हम ट्रेंच, ठीक है। तो ये एक है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि फिर यही सब इसमें है कि ग्रेटेस्ट, अब ये जो ट्रेंच है इसमें सबसे डीपेस्ट ट्रेंच का नाम कभी कभार पूछ लेते हैं, वो कौन सा है, मारियाना ट्रेंच। तो मारियाना ट्रेंच इज़ इन आपको इधर मिलेगा ये पैसिफिक ओशन में, ठीक है, नियर गुआम आइलैंड्स, वहाँ पर है ये मारियाना ट्रेंच। आपका होमवर्क ये है कि आप इसको लोकेट करोगे मारियाना ट्रेंच को कि कहाँ पर है वर्ल्ड मैप पे, है ना। सम ट्रेंचेज आर ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड एंड द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑन लैंड। तो वही मैं जैसे बोल रहा था ना कि माउंट एवरेस्ट हमें पता है कि सबसे ऊपर सबसे हाईएस्ट पीक है, बट कुछ 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 ट्रेंचेस इतने डीप होते हैं कि वो इससे भी ज़्यादा डीप होते हैं, इससे भी ज़्यादा डीप होते हैं, मतलब सोच लो कितना डीप डेप्थ हो सकता है किसी की ट्रेंच में, तो इतना स्केरी हो सकता है ये, ठीक है। फिर अगर हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करें तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ही है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहीं पे जो है सनलाइट आ पाती है, यहीं पे एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन्स और जो सी प्लांट्स हैं वो ग्रो कर पाते हैं, है ना, क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी होता है, न्यूट्रिएंट रिच भी होता है ना। और यहीं पे मोस्टली सबसे ज़्यादा मरीन लाइफ आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे ही दिखेगी, है ना, सबसे ज़्यादा मोस्टली सबसे ज़्यादा वहीं पे दिखती है। तो क्या सिग्निफिकेंस है इसका, कि देयर शैलोनेस इनेबल्स द सनलाइट, सनलाइट पेनिट्रेट कर पाती है क्योंकि शैलो रहते हैं, है ना, थ्रू द वाटर विच एनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ द माइन्यूट प्लांट्स एंड अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, करेक्ट। रिच इन प्लैंकटन, रिच फिशिंग ग्राउंड्स, तो यहाँ पे फिशेज भी बहुत होती हैं क्योंकि भाई न्यूट्रिएंट रिच होता है, तो फिश अपना खाना खाने आती हैं, राइट। और प्लैंकटन्स भी होते हैं क्योंकि भाई यहाँ पे जो है आपका जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं ना, फोटोसिंथेसिस भी अच्छे से हो पाता है, तो इसीलिए प्लैंकटन्स भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। फिर इनका डेप्थ लिमिटेड रहता है एंड जेंटल स्लोप कीप आउट द कोल्ड करेंट्स एंड इंक्रीज द हाइट ऑफ द टाइड्स, ठीक है। क्या बोल रही है कि इसका जो डेप्थ होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो डेप्थ होता है वो बहुत ही जेंटल होता है ना, ऐसा तो नहीं कि एकदम स्टीप हो जाता है ना। तो जो इसमें टाइड्स आती है ना वो भी बहुत ही जेंटल होती हैं, ऐसे इधर से आती हैं कुछ थोड़ा सा और ऊपर बढ़ गई इस टाइप से, तो ज़्यादा एगिटेशन नहीं होता है वाटर में, ठीक है। और कोल्ड करेंट्स, तो जनरली कोल्ड करेंट्स जो वार्म होगा वो हमेशा ऊपर रहेगा और जो कोल्ड होगा वो हमेशा नीचे रहेगा, तो कोल्ड करेंट से इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, राइट। तो इस टाइप से रहता है ये, ठीक है। फिर अगर ओशियन डिपॉजिट्स की हम बात करें, तो ये जो हम ये बात कर रहे थे, यहाँ पे ये जो ओशियन फ्लोर है, यहाँ पे भी कुछ कुछ डिपॉजिट्स होते हैं, उनको हम देखते हैं कौन कौन से डिपॉजिट्स होते हैं। तो पहला आता है मड, तो ऑब्वियसली मिट्टी, मिट्टी तो आपको मिलेगी ओशियन फ्लोर पे। दीज आर टेरिजेनियस डिपॉजिट्स बिकॉज दे आर डिराइव फ्रॉम द लैंड एंड आर मेनली डिपॉजिट ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, ठीक है। डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से स्टार्ट करते हैं फिर ओशन पे पहुँचेंगे, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे कभी आप बीच बीच पे गए होगे तो वहाँ रेत वेत दिखती है ना, जब पानी आ रहा होता है इधर इधर, तो वो रेत क्या होती है, मडी तो होती है, वो मडी है पूरी। तो मड वहाँ पे सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे क्या डिपॉजिट होता है, मड। ये हमने देखा था कि कहाँ से आती है ये सारी मड, एक तो ये ओशन भी लेके आता है साथ में, और ऊपर से जो रॉक वेदर हुए होते हैं उनके ग्रेन्स भी रहते हैं, है ना। तो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे जो रहती है वो क्या रहती है, वो मिट्टी रहती है, मड रहती है। उसके बाद आते हैं ऊजेस। अच्छा ये ध्यान रखना कि ये जो मड है ये आती कहाँ से है, ये लैंड से आती है ना, मतलब यहाँ पे रॉक्स जो वेदर हुए होते हैं वहाँ से आती है। तो ये डिफरेंस याद रखना कि डिफरेंस क्या मतलब, ये याद रखना कि ये लैंड है, टेरिजोनियस डिपॉजिट्स है, मतलब कि ये लैंड से आती है मिट्टी, ये ओशियन से मिट्टी नहीं आती, ये लैंड से मिट्टी आती है, ठीक है। फिर है दूसरा ऊजेस। ऊजेस क्या होते हैं, ऊजेस वो होते हैं जैसे जो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं ना, जब उनकी डेथ हो जाती है, तो वो जाके ओशियन फ्लोर पे उनका स्केलेटन डिपॉजिट हो जाता है। So these are basically pelagic deposits because they are derived from the oceans, made of the shelly skeleton remains of the marine microorganisms with calcareous or silicous part, very fine floor-like texture. Either they occur as accumulated deposits or float about in suspensions. तो क्या होता है, इतना टफ पता नहीं क्यों लिख देते हैं ये लोग, है ना। इसमें क्या होता है कि देखो, जब एनिमल्स और जब मरीन एनिमल्स और प्लांट्स मर जाते हैं तो वो क्या ओशन के फ्लोर पर डिपॉजिट होते रहते हैं, ठीक है।
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिपॉजिट होते रहते हैं। और भाई बोन्स में क्या होता है, बोन्स में कैल्शियम होता है ना। तो यही बोल रहा है वो कि वो कैल्शियरियस होते हैं, कैल्शियम होता है इनमें, ये जो स्केलेटन्स होते हैं इनके, ठीक है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत ही फाइन मतलब सैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, समझ रहे हो, एक बोन सैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और यही जो चीज़ें होते हैं, यही जो चीज़ें होती हैं ना, ये मरे हुए प्लांट्स के और एनिमल्स के स्केलेटन, इन्हीं को ये लोग ऊजेस बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, ये करंट्स इतने हाई होते हैं कि ये जो जितने भी ऊजेस वगैरह होते हैं ये सारे इधर भी आ जाते हैं, ऊपर भी आ जाते हैं, है ना। तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऊजेस। मेड ऑफ द शेली स्केलेटन रिमेन्स ऑफ द मरीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट्स और एनिमल्स मर गए हैं उनके रिमेन से ये बने रहते हैं ऊजेस, ठीक है। उनके स्केलेटन ही होते हैं बेसिकली जो डिपॉजिट हो जाते हैं ओशन फ्लोर पे, ठीक है। या तो डिपॉजिट भी हो सकते हैं या फिर इतने हल्के भी हो सकते हैं कि वो एज अ सस्पेंशन पार्टिकल मूव करते रहें करेंट्स के साथ, ठीक है। तो वो ऐसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वहीं हो। अब एक छोटी सी मछली का स्केलेटन वो तो मतलब मूव ही करेगा ना, वो सस्पेंड होकर मूव करेगा। बट अगर एक मैं व्हेल शार्क का स्केलेटन की बात करूँ तो वो बहुत भारी होगा, तो वो ज़मीन पे सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि ज़मीन पे सेटल डाउन हो, बट हाँ मतलब दोनों तरीके से हो सकता है। उसको बस ये ध्यान रखो, उसको बोलते क्या है, ऊजेस, ठीक है। दूसरा है क्लेस। क्लेस क्या होते हैं, क्लेस भाई अभी पीछे मिड ओशन रिज पढ़ा था ना हमने, कि भाई यहाँ से लावा आता है और लावा ओशन फ्लोर को बनाता है। जब हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था ना कि लावा जो है वो सी फ्लोर को बनाता है, करेक्ट। अब सी फ्लोर को बनाता है और फिर ये डाइवर्स होता है और फिर यहाँ पे ये नीचे जाता है, फिर लावा ऊपर आता है और वॉल्केनो से इरप्ट होता है, ठीक है। वॉल्केनो इरप्ट करता है, लावा आता है। तो ये जो इरप्शन होता है ना, जो ये वॉल्केनिक लावा का इरप्शन होता है, इसी से ही बनता है ये क्ले, ठीक है। तो ओशन के फ्लोर पे जो वॉल्केनोज होते हैं वो जब इरप्ट करते हैं तो वो अपना क्ले निकालते हैं साथ में, मतलब उसी से बनता है क्ले कुल मिला के। क्या बोल रहे हैं, दे अकर इन डीपर पार्ट्स ऑफ द ओशन बेसिन आर रेड क्लेस, दे आर बिलीव टू बी एक्यूमुलेशन ऑफ वॉल्केनिक डस्ट ब्लोन आउट ऑफ द वॉल्केनोज ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस। तो वॉल्केनोज जब इरप्ट हुए होंगे तो उससे जो डस्ट आई होगी, है ना, उससे जो डस्ट निकलती है ना, वॉल्केनो जब फटते हैं तो उससे डस्ट निकलती है, वो जब डस्ट सेटल डाउन हो गई नीचे ओशन फ्लोर के बेड पे, तो उसने बना दिए क्या, उसने बना दिए क्लेस दैट आर कॉल्ड एज रेड क्लेस, करेक्ट। फिर अगर हम माइनर ओशन की माइनर रिलीफ फीचर्स की बात करें तो उसमें क्या क्या आता है। पहला तो ऑब्वियसली हमारा मिड ओशन एक रिज आएगा जो हमने देखा था कि भाई यहाँ से बीच से, सॉरी, ये जो बीच है वो सेपरेट होता रहता है ना, नया ओशन फ्लोर बनता रहता है इधर, और फिर ये वहाँ जाके ये टकरा के कॉन्टिनेंट से नीचे गिरता रहता है, फिर लावा बनता रहता है। तो ये चीज़ क्या है, दिस इज़ अ मिड ओशनिक रिज, है ना। जहाँ से ये लावा निकल रहा है उसी को बोलते हैं मिड ओशनिक रिज, है ना। टू चेंज ऑफ माउंटेन सेपरेटेड बाय लार्ज डिप्रेशन, तो वही है, यहाँ जो ये डिप्रेशन होता है बीच में, है ना, जहाँ से लावा निकल रहा होता है, और इसके बगल में क्या, छोटे छोटे माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे माउंटेन्स हैं, ठीक है, और बीच में ये लार्ज डिप्रेशन है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिड ओशनिक रिज, ठीक है। फिर हमने दूसरा क्या बोला था, दूसरा वॉज व्हाट, सी माउंट। सी माउंट मैंने बता दिया, जो ओशन के फ्लोर से जो माउंटेन्स निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सी माउंट, ठीक है। इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हो, एम्परर सी माउंट है। एम्परर सी माउंट कहाँ पर है, हवाई आइलैंड्स पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। जो सरफेस से राइज कर रहे होते हैं ना माउंटेन, उसको हम बोलते हैं सी माउंट, ठीक है। फिर एक कैनियंस आते हैं, कैनियंस हमने पहले पढ़ चुके हैं, जैसे हमने एक वीडियो भी देखा था जिसमें हमने कोलोराडो रिवर का देखा था कि कोलोराडो रिवर जो है कैसे ग्रैंड कैनियन को शेप आउट करी है ओवर द 1000 of years, राइट। तो इसका एग्जाम्पल फेमस बहुत ही ग्रेट कैनियन ही है ऑब्वियसली, उसके अलावा हडसन कैनियन भी है, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं सबमरीन कैनियंस। फिर गोयोज क्या होते हैं, गोयोज आर फ्लैट टॉप सी माउंटेन्स। सी माउंटेन्स ऐसे ये थे, ओशन के फ्लोर से अगर सी माउंटेन ऐसे पिनाकल टाइप राइज कर रहे थे तो उसको हमने सी माउंट बोला था, माउंटेन जो सी से निकल रहे हैं, ठीक है। अब यही चीज़ अगर फ्लैट होती ट्रेपेजियम टाइप तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते थे गोयोट्स। दीज आर गोयोट्स, फ्लैट टॉप्ड सी माउंट, इसी को अगर मैं फ्लैट कर दूँ तो वो क्या हो जाएगा, गोयोट्स, ठीक है। दूसरा अटोल्स हमने पढ़ी रखा है कोरल रीफ्स में, कि भाई अटोल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। अटोल्स क्या होते थे, अटोल्स ऐसे ही होते थे कि भाई यहाँ पे एक बीच में वाटर बॉडी है और इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ कोरल रीफ्स हैं हमारे, और इसी के नीचे ही एक छोटा सा मतलब वॉल्केनो होगा जो सबमर्ज हो चुका होगा, है ना। यही पढ़ा था ना, ये पानी है, इसके अराउंड कोरल रीफ्स हैं और इसके नीचे बेसिकली क्या है, एक ऐसा माउंटेन या वॉल्केनो है जो सबमर्ज हो चुका है ड्यू टू राइज इन द सी लेवल, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को। और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।